So, dear students, welcome back to our today's lecture. So, continuing our lecture series on superconductors. In today's lecture, we will be discussing about superconductors and its type. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम सुपर कंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सुपर कंडक्टर को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, जिसके जिसके बेसिस पे आपका मटेरियल सुपर कंडक्टर बनते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है वो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो देखेंगे ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, जो कि आपको बाद में सुपर कंडक्टर समझने में या सुपर कंडक्टर क्या चीज़ है उसको समझने में आपको मदद मिलेंगे। तो जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो वो क्या है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी मटेरियल से जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं तो उस मटेरियल की कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर मटेरियल के इंटरनल प्रॉपर्टी है। वो इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, मीन स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। ये इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, कि वो कितना इलेक्ट्रिकल जो फ्लो को, चार्ज की फ्लो को रोकते हैं, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसको समझने के लिए, रेजिस्टेंस को समझने के लिए अगर हम किसी फ्लो के एनालॉग लें, फॉर एग्जांपल आप किसी पाइप से वाटर क्या कर रहे होंगे, फ्लो करते हैं। तो क्या होगा, अगर आपका जो पाइप जो है अगर बहुत छोटा है तो क्या करेंगे, वाटर उससे क्रॉस करने में क्या होंगे, ज्यादा दिक्कत वाटर को महसूस होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं वाटर इजीली उस पाइप के थ्रू क्रॉस नहीं करेंगे। तो हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को फ्रैक्शन के सिमिलर हम मान सकते हैं कि, और अगर आप उसी वाटर को किसी एक ब्रॉड पाइप के साथ या किसी एक मोटा पाइप के साथ अगर आप उस वाटर को वहां से क्रॉस करें तो वहां पे इजीली वाटर क्या होंगे, फ्लो होंगे। इसी के एनालॉग हम, इसी के सिमिलरिटी में हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब आप किसी थिन वायर के साथ या थिन वायर के अलोंग अगर आप करंट पास करेंगे तो उस थिन वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, या वो थिन वायर क्या करेंगे, आपकी करंट को इजीली फ्लो नहीं होने देंगे। हाउएवर आप अगर उसकी कंपैरिजन में एक शॉर्ट या थिक वायर के अकॉर्डिंग या थिक वायर के थ्रू अगर आप किसी करंट को पार कराएं या इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने दें, तो वो एज कंपेयर टू द थिन वायर इजीली क्या होगा, फ्लो होंगे इन केस ऑफ शॉर्ट एंड थिक वायर में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो रेजिस्टेंस है ऑफ मटेरियल, दो या तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक, आपकी लेंथ कितना है उस पर्टिकुलर मटेरियल की, या आप कह सकते हैं आप जिस वायर से करंट को फ्लो करवा रहे हैं उसकी लेंथ कितना है, उस पे डिपेंड करेंगे। दूसरा, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस उसकी जो एरिया है, विड्थ है, या वो कितना थिन है। फॉर एग्जांपल आप एक वायर आपका इतना थिन है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन इतना है। दूसरा वायर है आपका जो थोड़ा उससे क्या है, ब्रॉड है, इतने मोटे हैं, और उसका जो एरिया है वो शॉर्ट है, या उसका लेंथ जो है शॉर्ट है, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो ये जो थिन वायर है इसमें ज्यादा प्रोड्यूस होंगे और इसमें बहुत क्या होगा, लेस रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर। वन इज द लेंथ ऑफ दैट मटेरियल, सेकंड वन इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका क्रॉस सेक्शन या एरिया कितना है उस पर डिपेंड करेंगे, एंड थर्ड इज द रेजिस्टिविटी विच इज द कांस्टेंट फॉर एवरी पर्टिकुलर मटेरियल। हर एक मटेरियल का अपना रेजिस्टिविटी होगा। तो हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस is directly proportional to your resistivity, which is denoted by rho, and length of that particular material divided by area of that particular material. So we can say resistance is directly proportional to resistivity and length.
जितना आपकी वायर का लेंथ ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस भी ज्यादा होंगे। लेकिन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होंगे, जितना एरिया कम होंगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एरिया कम होने की वजह से थिन वायर में क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है क्योंकि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हाउएवर अगर आपकी वायर शॉर्ट है, ठीक है, उसको हम अगर थोड़ा शॉर्ट बनाए, अगर आपका वायर इतना मोटा है और इतना शॉर्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी रेजिस्टेंस कम होंगे। तो ओवरऑल क्या है, रेजिस्टेंस को हम ओम्स की यूनिट में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो आवर कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। इट मींस जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना कम कंडक्टेंस होंगे, जितना कम आपकी रेजिस्टिविटी है तो आपका उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होंगे उस पर्टिकुलर मटेरियल के। सो ओवरऑल वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है, इज ए मेजर ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज टू पुश द चार्ज अलोंग। उस पर्टिकुलर मटेरियल के अलोंग चार्ज कितना डिफिकल्टली या कितना इजीली मूव होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। So now base it on the property of resistance of that particular material। तो कितना मटेरियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। मटेरियल को हम क्लासिफाई करते हैं इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। इतना अभी तक हमें पता था कि एक हमारे पास इंसुलेटर होते हैं जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ नहीं करते। इट मींस यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इज वेरी हाई। तो इंसुलेटर में क्या है, रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर मटेरियल का बहुत ज्यादा है तो वो इजीली चार्ज को फ्लो होने नहीं देता है, तो मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। दूसरा हमारे पास रहता है कंडक्टर। कंडक्टर मींस विच कैन इजीली अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। तो कंडक्टर इजीली क्या करते हैं, करंट को फ्लो होने देते हैं और किसी भी डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं। क्यों फ्लो होने देते हैं, क्योंकि कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो है वो बहुत लो होते हैं। रेजिस्टेंस जब लो होंगे, हमें पता है कि कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस लो होगा उतना कंडक्टिविटी ज्यादा होंगे, तो कंडक्टर क्या करते हैं, इजीली करंट को फ्लो होने देता है। इन द थर्ड कैटेगरी इज आवर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या करते हैं, अंडर ओनली ए सर्टेन कंडीशंस एंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने देते हैं, फ्लो करने देते हैं। अंडर सर्टेन कंडीशंस मींस ये रहता है हमारा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर आप किसी भी सेमीकंडक्टर को मटेरियल को टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं या हम एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो आपकी मटेरियल जो है कंडक्टेंस शो करेंगे। Now, the fourth important type, that is the superconductor. Fourth important category of the material is our superconductor. अब ये superconductor क्या चीज है? Superconductor are special materials that at certain temperature, usually at very low temperature, shows zero resistance। ठीक है, अब आपके पास कोई नॉर्मल मटेरियल है तो वो क्या करते हैं, जैसे ही आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं। लेकिन फिर भी उस मटेरियल में कुछ पार्ट या कुछ पॉइंट रेजिस्टेंस उसमें रह जाते हैं। लेकिन सुपर कंडक्टर्स वैसे मटेरियल है जिनमें आप क्या करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो अगर हम टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ पुल आउट करें, यहां से आपका टेम्परेचर, यहां से आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, नॉर्मल मटेरियल में क्या होंगे, जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे मटेरियल का रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। और एक पॉइंट जहां पे आपका टेम्परेचर 0 है, 0 केल्विन में, यहाँ पे अभी भी कुछ, यहाँ पे देखो इतना इसमें क्या रह रहा है, रेजिस्टेंस रह रहा है। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये उस पर्टिकुलर मटेरियल के, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कभी भी रेस्ट पोजिशन पे नहीं रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से उस पर्टिकुलर मटेरियल में क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस उसमें रह जाते हैं। रेजिस्टेंस कभी भी नॉर्मल मटेरियल के 0 नहीं हो जाते हैं। तो ये क्या है, नॉर्मल
मेटल का केस है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होते हैं, लेकिन एट 0 केल्विन आपका यहाँ पे अभी भी कुछ रेजिस्टेंस बच जाते हैं। तो ये है आपकी कंडक्टर की केस में। लेकिन जब हम सुपर कंडक्टर की बात करते हैं, तो सुपर कंडक्टर ऐसे मेटल्स हैं या मटेरियल्स हैं जिनमें आप टेम्परेचर डिक्रीज करने पे इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा होगा जहां पे इसका रेजिस्टेंस डायरेक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रह जाते हैं। तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो superconductors are those are special materials are those material at a certain temperature, एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पे वो क्या करेंगे, जीरो रेजिस्टेंस शो करेंगे। जब रेजिस्टेंस जीरो होंगे तो कंडक्टिविटी उसका क्या होगा, बहुत ज्यादा होंगे। तो ये है आपका सुपर कंडक्टर मटेरियल्स की बिहेवियर, या हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर कंडक्टेंस मटेरियल विथ टेम्परेचर। कैसे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, सुपर कंडक्टर एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पे उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होंगे। जब आपका रेजिस्टेंस जीरो होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, सो द कंडक्टिविटी इज इनफाइनाइट। आपका मटेरियल जो है इनफाइनाइटली कंडक्टेंस शो करेंगे, कोई भी चार्ज की फ्लो को यहाँ पे रेजिस्टेंस या स्टॉप नहीं करेंगे, इनफाइनाइटली उस पर्टिकुलर मटेरियल से करंट क्या करेंगे, पास होंगे, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर्स कौन से मटेरियल से, ऐसे मटेरियल से जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, यूजुअली लो टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को कम करेंगे, ऐसा एक टेम्परेचर होगा जहां पे उस मटेरियल का रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो बनेंगे। जब मटेरियल का जो रेजिस्टेंस जीरो होगा तो इनफाइनाइटली करंट को क्या करेंगे, इजीली फ्लो होने देंगे, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है या जो चार्ज फ्लो होता है, उससे उस फेनोमेनन को, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब देखते हैं सुपर कंडक्टिविटी क्या है। तो सुपर कंडक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फेनोमेना इन फिजिक्स। यूजुअली ये जो है फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन आप जो है मटेरियल ज्यादा केमिस्ट्री में सिंथेसिस करते हैं, आप इजी आप बोथ फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट आर studying the process of superconductivity in different materials. So the superconductivity was discovered by a Dutch physicist Henk Kamerlingh-Onnes. इस साइंटिस्ट ने, ठीक है, ये वाला साइंटिस्ट है, इसने सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कवर किया था इन अराउंड 1905, and in 1913 he got Nobel Prize for the discovery of superconductivity। इस साइंटिस्ट को 1913 में सुपर कंडक्टिविटी की डिस्कवरी के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। So earlier, before the discovery of superconductivity डिस्कवर करने से पहले लोग क्या समझते थे, that the electrical resistance is zero only at absolutely zero। लोग ये समझते थे कि एक 0 केल्विन पे, जब आपका टेम्परेचर जो होगा 0 केल्विन पे पहुंचेंगे या 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे, तभी मटेरियल्स का रेजिस्टेंस क्या है, उन्हें जीरो होंगे। तब क्या होगा, जैसे आप टेम्परेचर लो करेंगे, आपकी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या होगा, बहुत कम होंगे, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होंगे। अब लेकिन ये जो एक्चुअल प्रोसेस ऐसा नहीं था, बट इट वाज फाउंड दैट सम मटेरियल the electrical resistance becomes zero when they are cooled to very low temperature। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे पाए गए जिनमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो से भी कम, उससे ऊपर वाले टेम्परेचर पे उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो रहे थे। ये कंपलसरी नहीं था कि टेम्परेचर जीरो लाया जाएगा, जीरो से पहले और जीरो से कम टेम्परेचर माइनस में भी कुछ मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो आ रहा था, ठीक है। सो द सुपर कंडक्टिविटी द फाइनोमेना ऑफ सडन डिसअपियरेंस, अचानक डिसअपियरेंस होना किस चीज का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ए मटेरियल। एक किसी मटेरियल में उसकी रेजिस्टेंस का अचानक से, सडन मींस, क्योंकि हमने देखा, देखो ग्राफ में क्या आ रहा था, ऐसे डिक्रीज हो रहा था, अचानक से सडनली ये क्या हो रहा था, एब्रप्टली डिक्रीज हो रहा था, इसीलिए हम कहेंगे सडन। The phenomena of sudden disappearance of electrical resistance in a material cup when it is cooled below a certain temperature, that is critical temperature or transition temperature, is known as superconductivity।
अब सुपर कंडक्टिविटी क्या है? किसी भी मटेरियल में उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का अचानक से जीरो हो जाना, ठीक है? अचानक से जीरो हो जाना, अचानक से यहां से वो स्मूथली मूव कर रहे थे, एक टेम्परेचर पे आके ये क्या हो गया, यहाँ पे जीरो आ गया रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो इस मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। इस पूरे फेनोमेना को सुपर कंडक्टिविटी कहेंगे और मटेरियल को हम कहेंगे सुपर कंडक्टर। और इस टेम्परेचर को, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर था, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को जहां पे आपका मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, इसे हम टीसी से डिनोट करते हैं। टीसी को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं और क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहेंगे। और ये क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होंगे। सारे मटेरियल्स के लिए एक क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं होंगे। कुछ मटेरियल थोड़ा हायर टेम्परेचर पे जीरो रेजिस्टेंस दिखाते हैं, कुछ उससे भी कम पे दिखाते हैं, ठीक है? सो द ओवरऑल जो हमारा सुपर कंडक्टिविटी है, किसी भी मटेरियल में हम दो इंपॉर्टेंट फेनोमेनन से हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट मेथड से हम उस पर्टिकुलर मटेरियल को सुपर कंडक्टिविटी है या नहीं, ये हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो है आपका एग्जैक्टली जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जब आपकी मटेरियल का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं दिस मटेरियल इज सुपर कंडक्टर। दूसरा है इंक्लूजन ऑफ इंटीरियर मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या करते हैं, किसी भी सुपर कंडक्टर मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो ये क्या कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, इस तरह मैग्नेटिक लाइंस को बाहर कर देते हैं, मैग्नेटिक लाइंस को उसके थ्रू पास होने नहीं देते हैं, ठीक है? तो ये मटेरियल अगर आपका सुपर कंडक्टर है तो वो मैग्नेटिक लाइंस को क्या कर देता है, एक्सपेल कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं मेसनियर इफेक्ट, जो कि आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेसनियर इफेक्ट क्या कहते हैं कि जब आप किसी भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स को किसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में लाते हैं तो वो उस मैग्नेटिक लाइंस को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। इस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर से आपका मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस नहीं होंगे, जिसे हम कहते हैं मेसनियर इफेक्ट। तो इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स से आप सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ अब देखते हैं ये जो ट्रांसक्शन टेम्परेचर क्या चीज है, किस टेम्परेचर को हर ट्रांसक्शन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर हम कह सकते हैं। तो द टेम्परेचर एट विच ए मटेरियल एट नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेज चेंजेस इनटू सुपर कंडक्टिंग स्टेज, वो टेम्परेचर जहां पे आपका एक मटेरियल जो है नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और अचानक से वो सुपर कंडक्टिंग बिहेव करने लगे, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसे हम टीसी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। द ट्रांजिशन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये उस पर्टिकुलर किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिफाइन करेंगे, इसीलिए हर एक मटेरियल का अब अलग अलग क्या होगा, टीसी होंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर होंगे। इट इज फाउंड दैट सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन इज रिवर्सिबल, सुपर जो कंडक्टिंग ट्रांजिशन है वो रिवर्सिबल पाया गया है। मींस अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो नॉर्मल बिहेव करेंगे, नॉर्मल जो कंडक्टर बिहेव करेंगे, और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे वो सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी शो करने लगेंगे। कहां से, देखो ये जो पर्पल लाइन है ये नॉर्मल मेटल के लिए है कि वो क्या करते हैं, जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक 0 केल्विन पे, वो क्या उसमें अभी भी क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रहता है इतना। लेकिन जब हम सुपर कंडक्टर की बात करते हैं तो वो नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज करने पे उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से उसका जो कंडक्टिविटी है एकदम से जीरो हो जाता है, और इस टेम्परेचर को हम टीसी कहेंगे। इसके नीचे आपका मटेरियल सुपर कंडक्टिंग बिहेव करेंगे, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करेंगे इस साइड तो वो आपका मटेरियल वापस नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव करेंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सुपर कंडक्टिविटी फाइनोमेना है वो रिवर्सिबल है, टेम्परेचर कम करने में सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने में वो नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव करते हैं।
सो अबव क्रिटिकल टेम्परेचर ए सुपर कंडक्टर बिकम्स ए नॉर्मल कंडक्टर। ये जो टेम्परेचर है टीसी है, इसके अबव ये क्या करेंगे, नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव करेंगे, इसके नीचे जो टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर बिहेव करेंगे। इट इज टू नोट दैट द मेटल विच आर नॉर्मली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर एंड गोल्ड है, दे आर नॉट सुपर कंडक्टर। नॉर्मल जो मेटल्स है वो सुपर कंडक्टर नहीं होते हैं। कुछ पर्टिकुलर मेटल्स हैं जो कि सुपर कंडक्टिविटी को शो करते हैं या सुपर कंडक्टिव बिहेवियर अटेन करते हैं आफ्टर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, अब देखते हैं इसके फेनोमेना, क्या प्रोसेस रहता है सुपर कंडक्टिविटी और स्टार्ट कहां से हुआ था। इन 1911 ऑन्स, जैसे कि हमने कहा था एच के ऑन्स डिस्कवर्ड डेट अबाउट 4.2 केल्विन। अब जो है क्या कर रहे थे, जो हमारा साइंटिस्ट था ऑन्स, उसने क्या किया, डिस्कवर किया कि एट अराउंड 4.2 केल्विन मरकरी का उसने क्या किया था, डिस्कवरी किया था। ठीक है, मेटेलिक मरकरी में जिसका मेल्टिंग पॉइंट 243 था, जब उसने मेटेलिक मरकरी का टेम्परेचर क्या कर रहे थे, डिक्रीज करते। यूजुअली ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट होता है हीलियम से। ये जो साइंटिस्ट था इसने कोशिश किया कि उसने हीलियम को क्या करने की कोशिश किया, लिक्विफाई करने की कोशिश किया। तो नीचे आते आते उसने जब उसने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो उसने देखा कि यहाँ पे उसका जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रहा था, या कंडक्टिविटी नहीं, उसका रेजिस्टिविटी है, क्योंकि मेटल के रेजिस्टेंस जो आप निकालना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू द कंडक्टिविटी। तो उसने क्या देखा कि हीलियम का रेजिस्टेंस बहुत कम हो रहे थे विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो बाद में उसने मरकरी में देखा, तो मरकरी में अराउंड 4.2 केल्विन पे उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, बहुत सडनली डिक्रीज हो रहा था एंड एसेंशियली टू जीरो। 4.2 केल्विन पे मरकरी का रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो रहा था। ठीक है, रादर देन कंटिन्यू इन डिक्रीज ओनली स्लोली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एक्सपेक्टेड फॉर नॉर्मल मेटल। जिस तरह हमारा नॉर्मल मेटल्स का स्लोली डिक्रीज हो रहे थे, लेकिन जब उसने देखा कि मरकरी का जो है 4.2 केल्विन पे, यहाँ पे 4.2 केल्विन है, यहाँ पे आते उसका रेजिस्टेंस एकदम से क्या हो रहे थे, जीरो हो रहे थे। ठीक है, He called this phenomena superconductivity। बाद में उसने इस फेनोमेना को सुपर कंडक्टिविटी का नाम दिया गया। क्यों? बिकॉज a resistivity of zero means that an electric current can flow forever। क्योंकि जब आपका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएंगे तो आपका कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, इसीलिए हमने सुपर कंडक्टिविटी कहा। क्योंकि जब आपका रेजिस्टेंस टोटली जीरो होंगे तो कंडक्टिविटी हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए इसको सुपर कंडक्टिविटी का नाम दिया गया। आगे देखो, ऑन soon discovered that many other metallic elements exhibit superconductivity। After discovering the superconductivity in mercury, ऑन्स ने बाकी मेटल कुछ और भी मेटेलिक एलिमेंट्स का कंडक्टिविटी लो टेम्परेचर पे देखने लगे। तो कुछ और भी मेटेलिक एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी दिखा रहे थे। ठीक है, ईच ऑफ दिस सुपर कंडक्टर हैज ए कैरेक्टरिस्टिक सुपर कंडक्टिंग ट्रांसेक्शन टेम्परेचर एट विच इस रेसिस्टिविटी ड्रॉप्स टू जीरो। लेकिन हर एक मेटल का, मेटेलिक एलिमेंट्स का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, ट्रांसेक्शन टेम्परेचर थे। हर एक एलिमेंट्स का एक टीसी नहीं था, हर एक एलिमेंट का अपना कैरेक्टरिस्टिक टीसी था। कुछ हायर टेम्परेचर पे, कुछ उसे लोअर टेम्परेचर पे क्या कर रहे थे, सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहे थे। एट टेम्परेचर लेस देन देयर टीसी, क्रिटिकल ट्रांसेक्शन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर्स आल्सो कंप्लीटली एक्सपेल ए मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम देयर इंटीरियर। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इट मेजनर इफेक्ट आफ्टर वन ऑफ इट इज डिस्कवर्स द जर्मन फिजिक्स वाल्थर मेजनर। तो दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक सुपर कंडक्टर का क्या था, ये देखो, ये आपका ग्रीन ब्लू जो है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स है। ठीक है, जब नॉर्मल जो मेटल्स को हम मैग्नेटिक, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब इस मटेरियल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया तो क्या था, जब आपका टेम्परेचर जो है टीसी से ज्यादा था तो आपका उस मटेरियल के अंदर से मैग्नेटिक लाइन क्रॉस हो रहे थे। लेकिन जब आपने टीसी को क्रिटिकल टेम्परेचर को ज्यादा किया एज कंपेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर, मींस जब आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, तो आपका ये जो मेटल है उसने, ये जो एलिमेंट है उसने मैग्नेटिक लाइंस को रिपेल करना स्टार्ट कर दिया, अंदर से इस मेटल के अंदर से पास होने नहीं दिया। क्योंकि बिलो टीसी दिस मेटल विल बिकम सुपर कंडक्टर, सुपर
कंडक्टर। तो जब सुपर कंडक्टर बनेंगे तब ये मैग्नेटिक लाइंस को इस मेटल एलिमेंट्स के थ्रू पास होने नहीं देंगे। तो ये क्या था, ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे जब आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके आगे नीचे जब आपका टेम्परेचर आएंगे तो ये सुपर कंडक्टर बिहेवियर शो करने लगेंगे, सुपर कंडक्टिविटी बिहेवियर शो करने लगेंगे और मैग्नेटिक लाइंस को बाहर फेंक देंगे। इसी प्रोसेस को या इसी फेनोमेना को हम मेजनर इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये जो डिस्कवर किया था एक और जर्मन फिजिक्स था जिसका नाम था वाल्थर मेजनर, उसके नाम से इसका भी जो नाम है मेजनर इफेक्ट पढ़ा गया है। Who described the phenomena in 1933 में? Due to Meissner effect, the superconductor will actually float over a magnet. तो जब भी आप किसी भी सुपर कंडक्टर्स को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हैं या मैग्नेट के आगे लाते हैं तो एक्चुअली सुपर कंडक्टर वहां पे फ्लो करने लगते हैं। देखो यहाँ पे इस फिगर में जब आप इस सुपर कंडक्टर को मैग्नेट के सामने लाते हैं तो ये फ्लो होने लगाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड्स को रिपल करने लगते हैं। तो ये क्या लगता है आपको कि ये जो सुपर कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये था सुपर कंडक्टिविटी का। अब इसके आगे अराउंड 1913 में लेड में सुपर कंडक्टिविटी आइडेंटिफाई हुआ, जो कि 7 केल्विन पे क्या हो रहे थे, सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहे थे। In 1941, niobium nitrate was found to superconductor at 16 Kelvin। तो हर एक मटेरियल का अपना एक पर्टिकुलर ट्रांसैक्शन मेटल रहता है जहां पे वो सुपर कंडक्टिविटी शो करने लगते हैं। कुछ मेटल्स का हमने क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे लिखा है, जैसे कि अल्युमिनियम 1.2 केल्विन पे आपका क्या करता है, सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। टिन 3.7, मरकरी 4.2, नियोबियम 9.3 एंड नियोबियम टिन 17। अब देखो यहाँ पे टेंटेलियम बैरम, कुछ कॉपर ऑक्साइड्स के ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो हायर टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो करने लगेंगे। इसे हम कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, हाई टेम्परेचर मींस ये हायर टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी शो करने लगे। अब हुआ क्या, जब हम लोअर टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी देख रहे थे तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहे थे। ठीक है, सुपर कंडक्टर तो आपको बन गया, लेकिन उतना टेम्परेचर लो करने में भी जितना एनर्जी वेस्ट होंगे तो उससे उसका बनाने का कोई ज्यादा मकसद नहीं बनता है। अब लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने फिर सर्च करने लगे कि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर अगर हमें मिले तो वो बहुत अच्छा रहेगा, उसका एप्लीकेशन ज्यादा होगा। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स भी आइडेंटिफाई होने लगा है, जो कि देखो ये कॉपर ऑक्साइड है, टेंटेलियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 125 केल्विन, जो कि एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स आ रहे वेरी हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो नाउ आया आपका हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। हाई टेम्परेचर मींस वो एलिमेंट्स जो कि हायर टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं, उसको ज्यादा टेम्परेचर नीचे लाने की जरूरत नहीं है। तो इसका प्रोसेस कहां से हुआ देखते हैं। बिकॉज because of this limitation, as we know there are some major limitations with our low temperature superconductor, scientists continue to search for material that exhibit superconductivity at temperature greater than 77 केल्विन। ठीक है, तो क्या हुआ, ड्यू टू लो टेम्परेचर लिमिटेशन साइंटिस्ट ने फर्दर ये कोशिश की कि नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या कोई मटेरियल नॉर्मल सुपर कंडक्टिविटी बिहेव करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसी की प्रोसेस में साइंटिस्ट ने ये देखा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो 77 केल्विन के ऊपर क्या करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं, जो कि नॉर्मल जो हम लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है, जो कि सबसे लेस एक्सपेंसिव क्रायोजेनिक फ्लूइड, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। लो टेम्परेचर पे जब आप किसी भी मेटल्स को की सुपर कंडक्ट या किसी भी प्रोसेस में जब आप लो टेम्परेचर लाते हैं, बहुत कम टेम्परेचर लाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो 77 केल्विन है, जो कि सबसे सस्ता वाला क्या है, क्रायोजेनिक लिक्विड है, जहां से हम टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। तो उस टेम्परेचर तक साइंटिस्ट ने क्या कर दिए, सुपर कंडक्टर्स को आइडेंटिफाई किए। इन 1986 जॉन्स जी बेटनॉर्स एंड कॉल ए
Muller working for IBM Zurich showed that certain mixed metals oxide containing जैसे कि lanthanum, barium and कॉपर एक्सिबिट सुपर कंडक्टिविटी एबो 30 केल्विन। अब उन्होंने 1986 में उनको ये मिला कि कुछ मिक्स अगर हम दो चार मेटल्स को मिक्स करें और उनका ऑक्साइड्स बनाए, वो सुपर कंडक्टिविटी अराउंड 30 केल्विन तक वो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। इट मींस 2.1 to 17 तक से तो ये बहुत अच्छा टेम्परेचर है। दिस कंपाउंड हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय फ्रेंच वर्कर्स एज पोटेंशियल सॉलिड कैटलिस्ट। उन्होंने एक्चुअल में ये एज ए सॉलिड कैटलिस्ट के लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टडी नहीं किया गया था, ठीक है, लो टेम्परेचर पे। Although initially the scientific community was extremely skeptical, the compounds were so easy to prepare that the results were confirmed in within weeks. Earlier, although लोगों ने ये देखे कि ये जो मटेरियल्स का प्रिपरेशन करना बहुत आसान है और कुछ वीक्स में उन्होंने रिजल्ट्स निकालने गए, ठीक है। इसीलिए हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के लिए बेटनॉर्स और मुलर को 1987 में फिर से नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। Subsequent research have produced new compounds with related structure that are superconducting at high temperature as high as 135। इसके बाद फर्दर रिसर्च करने पे कुछ ऐसे कंपाउंड्स बन गए जो कि अराउंड 135 डिग्री केल्विन तक सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहे थे। द बेस्ट नोन ऑफ दिस वर डिस्कवर्ड बाय पॉल चू एंड माओ क्यू जूनियर एंड स्कारलेट चू वू फेसेस। अब इसके आगे जो बेस्ट सुपर कंडक्टर जो बनाया गया था या डिस्कवर किया गया था वो पॉल चू एंड माओकू जूनियर ने किया था, जिसे हम चू वू फेस कहते हैं और 1 2 3 सुपर कंडक्टर कहते हैं। अब ये 1 2 3 सुपर कंडक्टर क्या है? जब हम 1 2 3 सुपर कंडक्टर्स के फॉर्मूले को देखें तो ये यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड है, जहां पे YbA2Cu2 ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करते हैं, वेरी करते हैं 7 to x, where x is about 0.1। अगर आप नॉर्मल जो सैंपल सुपर कंडक्टर की बात करते हैं तो वहां पे x का वैल्यू 0.1 है, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो हमारा सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते थे 895 केल्विन। जब आप यहाँ पे x की कंसंट्रेशन बढ़ा के 1.0 तक लाते हैं, मींस YbA2Cu2O6, O का यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जब आप इसकी कंसंट्रेशन को अराउंड x1 मींस O6 तक लाते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बिहेव करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप x 0.1 मींस ये क्या हो गया 6.9 अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रखते हैं तो वो एज एन सुपर कंडक्टर बिहेव करते हैं, ठीक है। द सुपर कंडक्टिंग फेज इज दस ए नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। इसीलिए हम कहते हैं कि जो उसका सुपर कंडक्टिंग फेज है वो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड है, स्टोइशियोमेट्री बराबर नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये 6.9 तक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन उसमें होना चाहिए। विद ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ मेटल्स एटम, यहाँ पे मेटल्स का रेशियो क्या है, फिक्स है, सिर्फ हम कंसंट्रेशन वेरिएबल कर रहे हैं ऑक्सीजन कंटेंट का, ठीक है। ओवरऑल इक्वेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस मटेरियल इज, देखो यट्रियम ऑक्साइड एंड बेरियम कार्बोनेट अलोंग विद कॉपर ऑक्साइड, जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो आपका ये 1 2 3 सुपर कंडक्टर आपको फॉर्म होता है अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ और कंपोजिशन सुपर हाई टेम्परेचर सुपर ऑक्साइड का, जहां पे आप देखें, देखो बेरियम लेड ऑक्साइड का 13.5 है, या आप लैंथेनियम कॉपर ऑक्साइड 35 है, या यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड 95 है, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम या कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड का 80 है, या यहाँ पे बिस्मथ कैल्शियम स्ट्रोंशियम कॉपर ऑक्साइड का 110 क्रिटिकल ट्रांजिशन टेम्परेचर है, या यहाँ पे अगर आप मर्करी बेरियम कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड की टीसी देखें तो 133 है। पोटाशियम जो है कार्बन की कंपोजिशन में 18 केल्विन उसका क्रिटिकल टेम्परेचर मिल रहा है, या रूबियम कार्बन अराउंड 30 जो है क्रिटिकल टेम्परेचर इससे कंपोजिशंस का मिलता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हर एलिमेंट का अपना एक आइडेंटिटी बन जाता है, ठीक है। हर मटेरियल का अपना एक क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्या सारे मेटल्स का या एलिमेंट्स या कंपोजिशन का अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर बनता है, सबका सेम नहीं बनता है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएं तो कितना टेम्परेचर तक हमारा मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, ठीक है।
इससे आपका सुपर कंडक्टिविटी चेंज होता है विथ मटेरियल टू मटेरियल। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर के टाइप्स कितने हैं? तो जब हम सुपर कंडक्टर की टाइप्स की बात करते हैं तो सुपर कंडक्टर को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ सुपर कंडक्टर इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी भी सुपर कंडक्टर मटेरियल्स को पुट करते हैं या उसमें डाल देते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, उसकी बेसिस पे हम सुपर कंडक्टर को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो depending upon the behavior of superconductor in the external magnetic field, they have been classified into two major categories. One is our type 1 superconductor, second one is our type 2 superconductor. टाइप 1 को हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी कह सकते हैं, टाइप सेकंड को हम हार्ड सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि हम इनको सॉफ्ट क्यों कहते हैं और टाइप 2 को हम हार्ड सुपर कंडक्टर क्यों कहते हैं। तो ये जो है ये बिहेवियर हम देखते हैं कि जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हम सुपर कंडक्टर को रख देते हैं तो उसका बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम इनको सॉफ्ट और हार्ड सुपर कंडक्टर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे जब हम मैग्नेटाइजेशन वर्सेस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी भी सुपर कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में ला देते हैं तो क्या बनता है जिसे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये है, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस साइड हम एक्स एक्सिस पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं जिसे हम यूजुअली एच वेक्टर से हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं। और इस साइड हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम एम वेक्टर से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है सॉफ्ट सुपर कंडक्टर में या टाइप 1 सुपर कंडक्टर में, तो जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं, तो आपका यहाँ पे देखो स्टार्ट होता है ये लीनियरली, ये क्या होता है बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे उस पर्टिकुलर मेटल का मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ जाएंगे इस तरह, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन भी लीनियरली बढ़ जाएंगे विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड फर्दर बढ़ने से इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका मैग्नेटाइजेशन है डायरेक्टली जीरो बन जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, जैसे जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया तो आपका यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन भी क्या होने लगे, बढ़ने लगे। ये देखो लीनियरली आपका जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं आपका मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि यहाँ से फर्दर आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से इस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन एकदम से जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को जहां पे आपका मैग्नेटाइजेशन एकदम से जीरो हो जाता है इसको हम कहते हैं एच सी, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड और इससे हम एच सी से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर या टाइप 1 सुपर कंडक्टर कौन सी मटेरियल है, कौन सी सुपर कंडक्टर है, ये वो सुपर कंडक्टर हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने से इनमें मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज होते हैं, लेकिन एट ए पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इनमें एब्रप्टली क्या हो जाता है, आपका सडनली आप कह सकते हैं एब्रप्टली मीन अचानक से इसका जो मैग्नेटाइजेशन है एकदम खत्म हो जाता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को जहां पे ये मैग्नेटाइजेशन एकदम से एब्रप्टली जीरो हो जाते हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। एक आपका आता है क्रिटिकल टेम्परेचर जहां के जो टेम्परेचर के बाद आपका सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा जिसपे आपका जो मैग्नेटाइजेशन है एकदम से जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला रीजन जो है ये क्या है, आपका सुपर कंडक्टिंग स्टेट है। ये जो रीजन है ये पूरा क्या है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट है। इस रीजन के अंदर आपका मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट के आगे इसके बाद आप फर्दर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपका नॉर्मल
स्टेट आ जाता है, नॉर्मल स्टेट आ जाता है। तो इन केस ऑफ सॉफ्ट सुपर कंडक्टर क्या हो रहा है कि आपका जो मैग्नेटिक सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है वो अचानक से नॉर्मल स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका सुपर कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, हर हम उसके अकॉर्डिंग आपकी सुपर कंडक्टर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉफ्ट क्यों कहते हैं? सॉफ्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एकदम से आपका क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन इस मटेरियल में खत्म होता है। मींस ऐसे मटेरियल में सुपर कंडक्टिविटी को खत्म करना बहुत आसान है। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा और बढ़ाएंगे, ये नॉर्मल मेटल की तरह नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड इससे डिक्रीज होगा, इसमें क्या हो रहा है, सुपर कंडक्टिविटी वापस आ रहे हैं। तो इसमें कोई ज्यादा एक दो तीन स्टेज नहीं है, सिंपली ये सुपर कंडक्टिंग बिहेव कर रहे हैं, सिंपली ये नॉर्मल स्टेट में आ रहा है। लेकिन जब हम इसी बिहेवियर को अगर हम हार्ड सुपर कंडक्टर मटेरियल्स में देखें, तो अगर हम हार्ड सुपर कंडक्टर मटेरियल्स को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाएं, यहाँ पे आपका मैग्नेटाइजेशन है, बिल्कुल इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इस साइड बढ़ेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगे। तो इन केस ऑफ हार्ड सुपर कंडक्टर क्या होता है, देखो जैसे ही आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, इसमें मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ जाएंगे। लेकिन एट ए टाइम ऐसा होगा, ये पॉइंट देखो जहां पे इस पॉइंट पे ये आपका क्या है, HC1 है, यहाँ पे दो क्रिटिकल टेम्परेचर आते हैं। लेकिन हार्ड में क्या होता है, ये जो आपका जो मैग्नेटाइजेशन है या सुपर कंडक्टिविटी है, वो एकदम से जीरो नहीं हो जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे ये जीरो बन जाता है, ठीक है। और इस पॉइंट को जहां पे ये जीरो बन रहा है, इसको हम कहते हैं HC2। मींस ये आपका हुआ लोअर, HC1 आपका क्या हुआ, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, HC2 आपका क्या है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। इन केस ऑफ हार्ड सुपर कंडक्टर में दो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर आ रहा है, एकदम से आपका कंडक्टिविटी जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। HC तक आपका मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो जाते हैं। फर्दर अगर आप इसके आगे आप अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, तो स्लोली स्लोली आपका जो सुपर कंडक्टिविटी या मैग्नेटाइजेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होके आ रहा है, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे ये जीरो हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम HC2 कहते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, जहां से मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको लीनियरली देखें, तो आपका अगर इसको हम और बढ़ाएं, तो एक पॉइंट ऐसा आके यहाँ पे आके एक्चुअली HC होना चाहिए था, ठीक है। एक्चुअली जहां पे ये जो HC है सॉफ्ट में, उस तरह यहाँ पे भी एक HC होना चाहिए था। लेकिन इन केस ऑफ हार्ड सुपर कंडक्टर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर 2 है, ये एकदम से इसमें मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो, स्टेज वाइज हो रहा है। देखो अगर इसको हम एक स्टेज माने, जहां से आपका 0 से लेके HC1 तक एक स्टेज माने हैं, HC1 से एक HC2 तक दूसरा स्टेज मानेंगे, HC2 के बाद आपका ये क्या होगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे, नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे, या हम इसको कहते हैं नॉर्मल मेटल की तरह ये बिहेव करने लगेंगे। 0 से HC1 तक ये क्या करेंगे, सुपर कंडक्टिंग स्टेट, सुपर कंडक्टिंग स्टेट। 0 से HC1 तक ये सुपर कंडक्टर इज सुपर कंडक्टिविटी शो करेंगे या सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी शो करेंगे। लेकिन HC1 से HC2 के बीच में ये हमारा मिक्स्ड फेस होगा, मिक्स्ड स्टेट होगा। यहाँ पे कम हो रहा है, सुपर कंडक्टिविटी भी है, नॉर्मल भी है, दोनों क्या है, मिक्स हो रहा है, इसीलिए इसको हम मिक्स को वार्टेक्स स्टेट भी कहते हैं, वार्टेक्स स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस स्टेट को जहां पे ये आपका मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ाने से आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, मींस यहाँ पे आपका नॉर्मल स्टेट भी आ रहा है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट भी आ रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मिक्स स्टेट। इसीलिए इसको हम हार्ड सुपर कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेटाइजेशन को या सुपर कंडक्टिविटी को एकदम से हम डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, स्टेज वाइज हो रहा है। पहले आपका सुपर कंडक्टिविटी में मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से हम क्रिटिकल लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से आपका मैग्नेटाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने लगते हैं, जिसमें हमारा दोनों स्टेट है,
है, इस स्टेट में आपका क्या है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, ऊपर वाले स्टेट में आपका नॉर्मल स्टेट है, तो दोनों मिक्स है, इसीलिए हम इसको मिक्स स्टेट या वॉर्टेक्स स्टेट कहते हैं। दो Hc2 के आगे यहाँ पे फर्दर आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से आपका नॉर्मल स्टेट आ जाएगा या नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वी कैन क्लासिफाई आवर सुपर कंडक्टर इनटू टाइप 1 दैट इज सॉफ्ट सुपर कंडक्टर एंड टाइप 2 दैट इज हार्ड सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है और एप्लीकेशन भी है, देखते हैं। टाइप 1 सुपर कंडक्टर में क्या होता है, सडन लॉस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एकदम आपका मैग्नेटाइजेशन होते हुए जीरो पे आ जाता है, ठीक है, जो कि Hc पे है। तो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर में आपका मैग्नेटाइजेशन जो है सडनली लॉस हो रहा है। दूसरा, एग्जिबिट मेजनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली, मेजनर इफेक्ट सॉफ्ट जो आपका सुपर कंडक्टर है वो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करता है, मींस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दूसरा, नो मिक्स्ड स्टेट, इसमें क्या हो रहा है, एकदम से जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे कोई मिक्स्ड स्टेट नहीं है। परफेक्टली डायमैग्नेटिक, और जितने भी सॉफ्ट सुपर कंडक्टर है वो सब क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी लो। इन केस ऑफ सॉफ्ट कंडक्टर ये जो Hc का वैल्यू है वो बहुत क्या रहता है, वेरी लो रहता है। जब ये लो रहेंगे ड्यू टू लो Hc वैल्यू दिस सुपर कंडक्टर फाइंड लिमिटेड एप्लीकेशन, इसका ज्यादा एप्लीकेशन हमें नहीं मिलता है, ठीक है, ड्यू टू द लो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि लो अगर वैल्यू होंगे थोड़ा ये मैग्नेटाइजेशन शो करेंगे, फिर ये टोटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे, इसीलिए इसका एप्लीकेशन भी बहुत कम मिलता है। लेकिन जब हम टाइप 2 सुपर कंडक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे ग्रेजुअल लॉस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का लॉस एकदम से नहीं होता, पहले ये इंक्रीज होता है फिर स्लोली 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 डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजुअल लॉस होता है मैग्नेटाइजेशन की। दूसरा, डस नॉट एग्जिबिट मेजनर इफेक्ट कंप्लीटली, क्योंकि इसमें मैग्नेटाइजेशन ही आपका ग्रेजुअली लॉस हो रहा है, तो ये मेजनर इफेक्ट को भी कंप्लीटली फॉलो नहीं करेंगे। थर्ड है मिक्स स्टेट प्रेजेंट, यहाँ पे मिक्स स्टेट प्रेजेंट है, एक तक आपका सुपर कंडक्टिविटी है, इन दोनों के बीच में आपका मिक्स स्टेट है, फिर आपका नॉर्मल स्टेट बिहेव करते हैं, तो दे डू नॉट जंप एब्रप्टली टू नॉर्मल स्टेट। जिस तरह यहाँ पे ये क्या था, सुपर कंडक्टिंग स्टेट था, ये नॉर्मल स्टेट था, तो यहाँ पे एब्रप्ट चेंज हो रहा है। लेकिन इन केस ऑफ टाइप 2 दिस चेंज इज नॉट एब्रप्ट, यहाँ पे एकदम से चेंज नहीं हो रहा है, आहिस्ता पहले बढ़ रहा है फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। तो they do not jump abruptly to normal state like type 1 superconductor is the magnetic field increases, जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते हैं। then they show perfect diamagnetism for field less than Hc, Hc के नीचे ये क्या होगा, डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे, Hc के ऊपर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। Then the next property is the value of critical magnetic field, that is Hc value is very large, high। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक Hc वैल्यू आ रहा है, Hc1 आ रहा है, Hc2 आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू टाइप 1। सिंस लार्ज मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ से लेके आपका यहां तक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो एज कंपेयर टू टाइप 1 सुपर कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। सो इसमें सुपर कंडक्टिविटी की वैल्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो दी सुपर कंडक्टर्स फॉर्म मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ऐसे सुपर कंडक्टर्स को हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स। दो टाइप के सुपर कंडक्टर्स हमें हैं, टाइप 1 सॉफ्ट एंड टाइप 2 हार्ड। इसीलिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा चाहिए, इसीलिए हम इनको हार्ड कहते हैं, क्योंकि इनमें सुपर कंडक्टिविटी को खत्म करना बहुत आसान नहीं है। यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी एकदम से खत्म हो रहा है, इसीलिए हम इनको सॉफ्ट सुपर कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट सुपर कंडक्टर एंड टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर। तो आज के लेक्चर में हम यही पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।